हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 19। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह का समय। आयान आराम से बेड पर तकिए को अपने सीने से लगाए सो रहा होता है। साथ ही वह एक अच्छा सपना भी देख रहा था, जिस कारण से आयान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है और शायद वह तकिए को ही पाखी समझकर सो रहा था। अभी आयान एक सुंदर सपना देख ही रहा होता है, तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा होता है, जिसे सुनकर आयान की नींद खुल जाती है। वह थोड़ा नाराज होकर अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले अपने सीने से लगे तकिए को देखता है, जिसे देखते ही आयान का मुंह बन जाता है और वह उस तकिए को बेड पर ही रखकर दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। यही सोचकर आयान गुस्से से भरा चेहरा लेकर जैसे ही दरवाजा खोलता है, कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कितनी देर लगा दी आपने? आपको पता भी है मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ और आप हैं कि दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहे। हाँ आयु, गुस्से में आयान को देखती हुई बोली। और जैसे ही आयान के कानों में अपनी बेटी की आवाज पड़ती है, ठीक वैसे ही उसका गुस्सा जो उसकी नाक पर चढ़ा हुआ था, पल भर में गायब हो जाता है और वह बस वहीं थोड़ी हैरानी के साथ आयु को देखे जा रहा होता है, जो अपने नन्हे नन्हे छोटे हाथों को अपने कमर पर रखकर उसे ही घूरी जा रही होती है। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? चलो जल्दी से अपनी गोद में उठाओ, कहते हुए वह अपनी दोनों बाहें फैला देती है। और नहीं तो मैं तुमसे ही नाराज हो जाऊंगी, कहते हुए आयु आयान को घूर रही होती है। आयान भी जल्दी से आयु की बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही आयान आयु को अपनी गोद में उठाता है, वैसे ही उसे अपने सीने में एक अलग ही एहसास महसूस होता है। एक ऐसा एहसास जिसने उसे कभी महसूस नहीं किया था, जो और कोई नहीं बल्कि एक पिता होने का एहसास था, जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था, या यूं कहो कभी कर ही नहीं पाया था। आयन उसे गोद में उठाए हुए रूम के अंदर आ जाता है। तभी बाथरूम का दरवाजा भी खुलता है और पाखी नहाकर बाहर निकलती है, जिसे देखकर आयु मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और अपनी बेटी को देखकर पाखी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से अपनी दोनों बाहें फैला देती है। यह देखकर आयु आयान की गोद से उतरकर पाखी के पास चली जाती है। मॉम, ये मेरे डैडी हैं और ये मेरे डैडी हैं, तो फिर इतने सालों तक हमसे दूर क्यों रहे? क्यों ये हमारे पास नहीं आए? क्या इन्हें पता नहीं था कि मैं इनकी बेटी हूँ और इन्हें मेरी बहुत याद आती थी? बोलते हुए ही आयु घूरकर आयान को देख रही होती है। आयु, ये आपके डैडी जरूर हैं बेटा, पर ये सच में नहीं जानते कि आप इनकी बेटी हो, और अगर ये जानते भी होते तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे पास लौट कर भी आते, कहते हुए पाखी तिरछी नजरों से आयान को देख रही होती है। आयशा, क्या आप अपने डैडी को माफ नहीं कर सकती? आयान उन दोनों माँ बेटी की बात सुनकर बड़ा ही उदास चेहरा बनाकर बोला, मुझे पता है बेटा, तुमने मुझे कितना याद किया और तुम्हारी मॉम ने भी। आयान पाखी की ओर देखता है, पर डैडी की भी कुछ मजबूरी थी बेटा, जिस कारण डैडी आपसे दूर थे। और मेरा यकीन करो, अगर मुझे पता होता कि आप इस दुनिया में हो, तो सच में डैडी आपके पास किसी भी हाल में आ गए होते। पर जो समय बीत गया, मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता बेटा, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम दोनों को खुश रख सकूं। बोलते हुए आयन की आवाज में थोड़ा गिल्ट और दर्द दोनों होता है, जिसे देखकर पाखी का दिल भी पिघलने लगता है, मगर वह अपने इमोशंस अपने चेहरे पर नहीं आने देती। प्रॉमिस करो डैडी, अब आप हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे, कहते हुए आयु अपनी मासूम नजरों से आयान को देख रही होती है। पक्का वाला प्रॉमिस बेटा, अब आपके डैडी आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। ये कहते हुए आयन की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, क्योंकि आयु ने आज पहली बार उसे डैडी जो कहा था। साथ ही अपने बेटी के मुंह से अपने लिए डैडी शब्द सुनकर
आयान को अपने अंदर गर्माहट का एहसास होता है और उसकी आंखें छलक पड़ती है, जिसे इसे देखकर आयु जल्दी से आयान के पास जाकर अपनी दोनों बाहें फैला देती है। यह देखकर आयान भी जल्दी से आयु को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। आयु भी अपने दोनों बाहें आयान के गले में लपेट देती है, जिन्हें ऐसे देखकर पाखी की आंखें भी हल्की सी नम हो जाती है, जिन्हें वह झट से साफ कर लेती है। पाखी इस बात को अच्छे से समझती थी कि जो प्यार आयान अपनी बेटी को देगा, वही प्यार कोई और आयु को बिल्कुल नहीं दे पाएगा। और इसीलिए शायद पाखी आयान के साथ ही रहना चाहती हो। कुछ समय बाद पाखी तैयार होकर अपने घर से निकल जाती है। आज उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाकर चेक करना था कि सारा काम किस तरह से चल रहा है, क्योंकि पाखी जिस मकसद से यहाँ आई थी उसे पूरा कर वह यहाँ से वापस भी जाना चाहती थी। और उसने अपना पहला मकसद पूरा कर भी दिया था, जिसके लिए वह यहाँ पर आई थी, आयान से शादी। और अब पाखी का दूसरा मकसद था रघुवंशी की बर्बादी, जो वह बहुत ही जल्द करने वाली थी, जिसकी शुरुआत पाखी आज से ही करने वाली थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरे 200 करोड़ का था, जिसके लिए रघुवंशी ग्रुप ने भी टेंडर भरा था और उन्हें पूरा यकीन था कि वो टेंडर उन्हें ही मिलने वाला है। मगर मोहिनी और उसके पति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाखी सिर्फ आयान से ही नहीं, बल्कि पूरे रघुवंशी परिवार से नफरत करती है। और उसकी नफरत आज की नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी है, जिसे शायद ही कोई जानता हो। पाखी और आयान को करीब लाने के लिए मोहिनी ने हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट आयान को ही संभालने के लिए कहा था, जिस कारण आयान भी अपनी कार से पाखी के पीछे ही कंस्ट्रक्शन साइट जा रहा था, ताकि वह खुद भी देख सके कि काम में क्या प्रक्रिया है। जब आयान की कार रघुवंशी महल से बाहर जाती है, ठीक तभी एक कार जो उस घर के बाहर ही काफी समय से एक पेड़ के पीछे छुपी थी, उसमें एक लड़का जिसने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे, साथ ही अपने चेहरे पर मास्क और हुडी पहन रखी थी, वह अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है और थोड़ी देर बात करने के बाद हंसते हुए कहता है, एक बार मैं अपने प्लान में चूक कर सकता हूँ, मगर हर बार मेरा प्लान फेल नहीं होगा। इस बार तो तुम्हारा खेल खत्म आयान। इतना बोलकर वह इंसान जोरों से हंसने लगता है। उधर कंस्ट्रक्शन साइट पर जैसे ही आयान कौन कहता है, वैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, तेरी मौत, जिसे सुनकर आयान कुछ समझ नहीं पाता। उससे पहले ही एक बड़ा सा कंटेनर आयान के ऊपर गिर जाता है, जिसे देख वहां पर मौजूद मजदूरों की चीख निकल पड़ती है और वो चिल्लाते हैं, सर जी। और चीख के साथ ही सारे मजदूर अपनी जगह पर ही जम से जाते हैं और उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उन लोगों की चीख सुन आसपास मौजूद लोग भी वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही सब ऊपर से कंटेनर गिरते देखते हैं तो हर कोई एकदम हैरान रह जाता है, मगर वह कंटेनर जैसे ही आयन के ऊपर गिरने वाला होता है, ठीक उसी समय पाखी, जिसने उसे आयन के ऊपर गिरते देख लिया था, वह दौड़कर आयन के पास जाती है। जैसे ही वह कंटेनर आयन के ऊपर गिर पाता, ठीक उसी समय पाखी आयन को अपनी तरफ खींचकर वहां से काफी दूर गिरा देती है और वे दोनों गोल गोल घूमते हुए दूर जाकर रुकते हैं। मगर उस मसाले वाली मशीन के गिरने की आवाज इतनी तेज होती है जिस कारण पाखी काफी ज्यादा डर जाती है और वह आयन को काफी कसकर अपने गले से लगा लेती है। आयन पाखी के नीचे होता है और पाखी उसके ऊपर, और पाखी की तरह ही आयन भी काफी ज्यादा डर जाता है और यह सब इतनी जल्दी में होता है कि उसे कुछ समझने का मौका नहीं मिल पाता। सर मैडम, आप दोनों ठीक तो हो ना? कुछ मजदूर उन दोनों के पास आकर पूछते हैं और उनकी आवाज सुनकर पाखी और आयन दोनों ही होश में आते हैं और पाखी धीरे से आयन से दूर होकर खड़ी हो जाती है। तुम ठीक हो पाखी? आयन भी अपनी जगह से खड़े होकर पाखी के ऊपर से नीचे अच्छे से देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? कहते हुए ही पाखी आयन को देख रही होती है। मैं भी ठीक हूँ, आयन पाखी की आंखों में देखकर बोलता है। आज आयन को पाखी की आंखों में पहली बार अपने लिए फिक्र देखकर काफी खुशी महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसे ठीक देख वहां पर मौजूद सारे लोगों की जान में जान आती है।
तभी पाखी काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, कैसे हुआ ये सब, किसने किया? और ये किस तरह से लापरवाही दिखाकर काम करते हो तुम सभी? अगर ऐसे में किसी हादसे में किसी मजदूर की जान चली जाती या फिर उसे चोट लग जाती तो फिर कौन उसकी जिम्मेदारी लेता? बोलो, चुप क्यों हो तुम सभी? कहते हुए पाखी काफी गुस्से में आ जाती है, जिसे ऐसे गुस्से में देखकर वहां पर मौजूद सारे ही लोग डर जाते हैं और वहां पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। मजदूर, इंजीनियर जिसके अंडर काम होना था, वे सारे वहां आकर खड़े हो जाते हैं। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर आज ये सब कैसे हुआ हमें सच में कुछ भी नहीं पता। बोलते हुए ही एक इंजीनियर थोड़ा डरा हुआ होता है। सॉरी, सॉरी माय फुट। तुम्हारी सॉरी तुम सब अपने पास ही रखो। और तुम्हारी सॉरी से मैं क्या करूं? बोलो क्या करूं? अचार डालूं तुम्हारी सॉरी का? अगर तुम सबकी लापरवाही से आयान को कुछ हो जाता या उसकी जान चली जाती तो कौन होता उसका जिम्मेदार? कहो, कौन होता उसका जिम्मेदार? बोलते हुए ही पाखी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तुम सबकी लापरवाही की वजह से न सिर्फ आयान की बल्कि और भी लोगों की जान जा सकती थी और अब से किसी के साथ भी कोई हादसा ना हो। इसलिए मैंने फैसला किया है, आज से ये सारा काम बंद होता है। अब यहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल बनेगा और ना ही कोई रिसर्च सेंटर बनेगा। कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं। और अब तुम सब भी सारा काम बंद कर जाओ यहाँ से, क्योंकि यही मेरा अब पहला और आखिरी दोनों फैसला है, जिसे अब खुद भगवान भी आकर बदल नहीं सकता। कहते हुए ही पाखी की आंखें गुस्से से लाल होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साइको हो, जो किसी साइको की तरह ही बोलते हुए बिहेव कर रही थी। उसकी बात सुनकर आयान के साथ ही बाकी सारे वर्कर और जिसने काम किया था, जिसके मजदूर काम पर लगे थे, वे सब के सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन सब ने सोचा था कि 6 से 7 महीने उन्हें किसी भी काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और वे आराम से काम कर सकते हैं। मगर पाखी की बात सुन सब परेशान हो जाते हैं। इधर समर का ऑफिस। समर अपने केबिन में बैठा काम ही कर रहा होता है। तभी उसके केबिन में किसी के दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर समर बिना देखे ही अंदर आने को कहता है। यह सुनकर एक लड़की जिसने पेंसिल स्कर्ट शर्ट पहन रखी थी और बाल बराबर पोनीटेल में बंधे थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और उसी के साथ एक बड़ी सी मुस्कान लिए वो लड़की अपने हाथ में मोबाइल और एक लेटर लेकर अंदर आती है और अंदर आते ही समर की टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वह बस समर को ही देखने लगती है। काफी देर तक जब समर को कोई आवाज नहीं सुनाई देती, वह जैसे ही अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है, वैसे ही वह हैरान रह जाता है और हैरानी के साथ कहता है, तुम। इधर तनु अपनी कार में बैठकर अपने गार्ड के साथ अपने ऑफिस आ जाती है और केबिन में आते ही सबसे पहले तनु पाखी के लिए एक मैसेज टाइप कर उसे भेज देती है। इस मैसेज में वह लिखती है, मैंने तो अपनी चाल चल दी है, अब तेरी बारी। इतना सेंड करने के बाद तनु कुछ सोचने लगती है और वह जो भी सोच रही थी उसे सोचकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह खुद से कहती है, बहुत जल्द पाखी, बहुत ही जल्द हम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब हर दिन इन रघुवंशी को एक न एक तोहफा मिलते ही रहेगा, जिसे पाकर इन सबके होश जरूर उड़ेंगे। कहते हुए ही तनु के चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान होती है। इधर सारे लोग पाखी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप काम बंद कर दोगी तो हमारा क्या होगा? हमने तो सोचा था हमें 6 से 7 महीने काम के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और अब आप काम बंद करने की बात कर रही हो। ऐसा मत करो मैडम, ऐसा मत करो, हम सभी कहाँ जाएंगे? कहते हुए सभी ही लोग परेशान होते हैं, मगर पाखी किसी की कोई बात नहीं सुनती। तभी आयान पाखी से बोला, पाखी तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम इस काम को बंद कर दोगी तो हमारी कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता है। ऐसा मत करो पाखी। बोलते हुए आयान पाखी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही आयान पाखी के आगे कुछ बोलने ही वाला होता है,
ठीक तभी पाखी एक जोर का थप्पड़ आयान के गालों पर जड़ देती है। समर जैसे ही अपनी नजरें उठाकर अपने सामने मौजूद लड़की को देखता है, ठीक वैसे ही वह हैरान होकर कहता है, तुम? हाँ, समर सामने खड़ी लड़की, जो और कोई नहीं बल्कि नयन होती है, वह खुश होते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? कहते हुए ही समर नयन को हैरान नजरों से देख रहा होता है। किसने परमिशन दी है क्या मतलब? भाभी ने मुझे यहाँ पर आने की परमिशन दी है। इतना ही नहीं, भाभी ने मुझे यहाँ इस ऑफिस में जॉब भी दी है, वो भी तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट की। कहते हुए नयन काफी खुश होती है। क्या? नयन की बात सुनते ही समर जोर से चिल्लाता है, क्या नहीं, हाँ, मुझे भाभी ने तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दी है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो तुम खुद ही देख लो। कहते हुए वह अपने हाथ में पकड़ा लेटर समर के सामने टेबल पर रख देती है, जिसे देख समर पहले तो नयन को घूर कर देखता है, जिसके इस तरह घूरने पर नयन एक पल के लिए डर जाती है, मगर तुरंत ही वह अपने डर को छुपा भी लेती है। अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए समर को ही देख रही होती है। पाखी ने तुम्हें जॉब दी है, वो भी मेरी असिस्टेंट की, हो ही नहीं सकता। कहते हुए समर अपना मोबाइल निकालकर पाखी को कॉल करने लगता है और घूर कर नयन को देख रहा होता है, और नयन भी मुस्कुराकर उसे ही देख रही होती है। समर पाखी को 2 बार फोन ट्राई करता है, मगर पाखी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही होती, जिस कारण समर थोड़ा परेशान सा होकर अपना मोबाइल वहीं टेबल पर रख देता है और उस लेटर को देखने लगता है, जिस पर पाखी के सिग्नेचर होते हैं। पाखी ने ही नयन को समर के लिए असिस्टेंट अपॉइंट किया था, जिसे देख समर को समझ नहीं आता, इतनी बड़ी मुंबई में पाखी को मिली भी तो कौन, ये नयन, जो किसी चिंगम की तरह उससे चिपकी रहती है, जिसे सोच कर ही समर को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है, मगर वह किसी तरह से अपने गुस्से को काबू कर नयन को देखने लगता है, जो काफी खुश होती है। इधर जैसे ही आयान पाखी से अपनी बात कहता है, ठीक तभी पाखी एक जोर का थप्पड़ आयन के गाल पर मारकर उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, लाखों का नुकसान होता है तो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बहुत फर्क पड़ता आयन। कहते हुए पाखी की आंखें नम हो जाती है। मैंने फैसला कर लिया है, अब से ये काम आगे नहीं होगा तो नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाना, तो कुछ भी नहीं बनाना है। इससे ज्यादा मैं अब और किसी की बात सुनने वाली नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हें अंदाजा भी है, अगर तुम्हें आज कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता? अगर आज तुम्हें कुछ भी हो गया होता तो मैं आयु को क्या जवाब देती? उससे क्या कहती? उसे आज ही पिता मिले हैं और आज ही उससे दूर भी हो गए। कहते हुए पाखी की आंखों में दर्द और आयान के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी, जिसे आयान भी साफ देख सकता था। इससे पहले कि आयान कुछ भी बोल पाता, पाखी वहां से अपनी कार के पास चली जाती है और अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाती है, जिसे वैसे जाते देख आयान भी पाखी के पीछे ही चला जाता है और सारे मजदूर और बाकी सभी काफी परेशान से हो जाते हैं। तो वही इंसान जिसने जानबूझकर आयान को जान से मारने की कोशिश की थी, वह इंसान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। रघुवंशी महल। आयु अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे उसे बिल्कुल भी बोर ना लगे। यही सब सोचकर आयु के दिमाग में एक प्लान आता है। वह अपना मोबाइल निकाल उसमें कुछ नंबर ढूंढने लगती है। थोड़ी देर देखने के बाद ही आयु एक नंबर देख उसे डायल कर देती है और कुछ रिंग जाने के बाद ही कॉल रिसीव हो जाता है, जिसके रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो कौन? मैं आयु हूँ डैडी। क्या आप अपनी ही बेटी को भूल गए? आयु बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, नहीं आयु, डैडी आपको भूले नहीं बेटा, बस आपका नंबर डैडी के पास नहीं था। दूसरी तरफ से आयान बोला, अब तो नंबर मिल गया ना, चलो अब जल्दी से सेव कर लो। इतना बोल आयु शांत हो जाती है। क्या हुआ आयु, तुमने डैडी को कॉल कैसे किया? आयान बोला, डैडी, आयु को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पर बोर लग रहा है, क्या हम कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं? आयु बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली और अपनी प्यारी सी बेटी की बात सुन आयान उसे ना नहीं बोल पाता,
बल्कि वह हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, हम आज रात बाहर डिनर पर चलेंगे। बोलते हुए आयान भी मुस्कुरा देता है, जिसे सुन आयु काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वह अपने डैडी से काफी सारी बातें करने लगती है और आयान भी आज पहली बार अपनी बेटी से इतनी बातें कर काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही उसे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होती है कि उसकी बेटी ने उसे अपना लिया। इधर मोहिनी, वह अपने घर आ जाती है और घर आते ही कमरे के सारे सामान को फेंकने लगती है। सभी सामान को फेंकते हुए खुद से ही बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी मुझसे मेरा प्रोजेक्ट नहीं छीन सकता। सालों से हर टेंडर मेरी कंपनी को ही मिलते आए हैं, तो ऐसे अचानक की लड़की आकर मुझसे मेरा प्रोजेक्ट कैसे ले सकती है? ये हो ही नहीं सकता। मैंने कितनी मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ तक मैंने कई रातों को जाग कर उस पर काम किया, तो वो कल की आई लड़की मुझसे मेरा टेंडर कैसे ले सकती है? कहते हुए ही वह पागलों की तरह व्यवहार कर रही होती है। अभी वह पागल की तरह सारा सामान फेंकते हुए अपने रूम का कचरा बना रही होती है। उतने में ही उसका मोबाइल बजने लगता है, जिसकी आवाज सुन वह गुस्से में ही कॉल रिसीव कर लेती है। मगर जैसे ही वह दूसरी तरफ से आ रही आवाज को सुनती है, उसके होश उड़ जाते हैं। साथ ही गुस्से में आकर मोहिनी अपना मोबाइल जोर से ही दीवार पर फेंक देती है। रात का समय, सारे लोग ऑफिस से घर आ चुके थे और इस समय सभी डिनर के लिए डाइनिंग चेयर पर बैठे हुए थे और मेड भी सभी को खाना सर्व कर रही थी। मोहिनी, जो वहीं पर बैठी काफी समय से पाखी को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पाखी से किस तरह से बात करे। वह काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी उसके अंदर की सारी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। सारे लोग डिनर करने लगते हैं, मगर मोहिनी का बिल्कुल भी मन नहीं होता डिनर करने का। क्या हुआ आंटी, आप डिनर क्यों नहीं कर रही? पाखी मोहिनी को देखकर बोली। पाखी की बात सुन सभी उसे देखने लगते हैं और सभी को खुद की तरफ देखते हुए पाकर मोहिनी अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लिए हुए बोली, वो मेरा मन नहीं है डिनर का। मैंने अपने क्लाइंट के साथ ही मीटिंग में काफी कुछ खा लिया था, जिस कारण मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। कहते हुए मोहिनी मुस्कुरा देती है। पाखी, मैंने सुना तुमने हॉस्पिटल का सारा काम बंद करवा दिया। साथ ही तुमने ये भी कहा कि अब तुम कोई हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहती, ना ही वहां पर रिसर्च सेंटर बनाना चाहती हो। क्या ये सच है? मोहित पाखी से बोले। जी अंकल, जो स्टाफ काम कर रहा है वे सारे के सारे काफी ज्यादा लापरवाह लोग हैं और ऐसे लोगों से मुझे काफी ज्यादा नफरत है। आज उनकी सबकी लापरवाही की वजह से आयन की जान जाते जाते बची है। मुझे तो अभी भी ये सोचकर काफी डर लग रहा है। अगर आयान उस मशीन के नीचे आ गया होता और उसके ऊपर वो मशीन गिर गई होती तो क्या होता? पाखी बिना किसी की तरफ देखे ही बोली। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से हॉस्पिटल का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसा और कोई भी हादसा हो और किसी की भी जान जाए। मैं बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट देखती हूँ, नुकसान नहीं। और जहाँ पर मुझे लगता है कि इस जगह मुझे मुनाफे के साथ ही घाटा भी हो सकता है, और उस जगह से पहले ही मैं अपने हाथ पीछे खींच लेती हूँ। वैसे भी मीडिया वालों को अगर ये पता चला तो फिर वह तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। पाखी ये सारी बातें बिना किसी भाव के बोल रही थी, जैसे उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। पर मोहिनी बोली, पाखी, ऐसा करने से लाखों का नुकसान हो सकता है। और तुम ही सोचो, जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो जिन पेशेंट को बाहर जाना पड़ता था इलाज के लिए, वो हमारे ही हॉस्पिटल में आकर इलाज करवाएंगे। और अगर कैंसर रिसर्च सेंटर बनता है तो हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। हम एक महीने में ही कई लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं। इस बारे में तो सोचो। और आयन के साथ जो भी हुआ बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। मोहिनी काफी परेशान सी होते हुए बोली। पाखी ने कहा, आंटी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम दोनों ही बिजनेस वूमन हैं और हम दोनों ही हर जगह प्रॉफिट देखते हैं, मगर कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर प्रॉफिट नहीं देखा जाता। और आप ही बोल रही थी कि मुझे आयन को एक मौका देकर उसके साथ नई शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। और आर्यन आर्यन ने भी यही कहा था कि मुझे एक मौका देना चाहिए।
आयान को उसकी सभी गलतियों को सुधारने का। और अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मुझे पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक मौका देना ही चाहिए। वैसे भी आयु ने ही जब आयान को अपना पिता मान लिया है, तो मैं कैसे अपनी बेटी का दिल दुखा सकती हूँ? और आज के हादसे में अगर आयान को कुछ हो गया होता तो क्या होता? आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? और आयान के साथ ही अगर किसी और को कुछ हुआ तो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं हम सभी। आपने सोचा है कभी? कहते हुए पाखी की आंखों में हल्की सी नफरत होती है, मगर किसी को भी वो नजर नहीं आती। सबको ऐसा लगता है जैसे पाखी गुस्से में बोल रही हो, और जैसे ही मोहिनी आगे कुछ बोलने वाली होती है, मोहित उसे ना में बोलने का इशारा करते हैं, तो मोहिनी भी मन मारकर बैठी रहती है। मगर पाखी के मुंह से आयन के लिए फिक्र देख आर्यन बिना किसी भाव के बस पाखी को ही देख रहा होता है, और उसकी मुठ्ठियां भी गुस्से से बंधी होती है, जिसे कोई भी नहीं देख पाता। थोड़ी देर में सभी का डिनर हो जाता है और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मोहिनी का रूम। मोहिनी काफी गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। साथ ही वह यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वह पाखी को वापस काम शुरू करने के लिए कैसे मनाए। इस समय मोहिनी को पाखी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह पाखी की जान ही ले ले, मगर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि पाखी कोई मामूली लड़की नहीं, वह उसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टर भी है, जिसे मारने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती। मोहित ने कहा, मोहिनी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? शांत हो जाओ, मैं पाखी से बात करूंगा सही समय देखकर। तुम ऐसे परेशान होना बंद करो। यह कहते हुए मोहित भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मोहिनी बोली, परेशान न हूं तो क्या करूं मोहित? आप ही बताएं, वह लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? वह ऐसा नहीं कर सकती। वह इस तरह से सारे कामों में को नहीं रुकवा सकती। क्या उसे नहीं पता अगर यह हॉस्पिटल बनता है तो हम हर महीने करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। साथ ही कई सारे स्टूडेंट जो बाहर से पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटल और ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, और हमें हर महीने कितना ज्यादा मुनाफा हो सकता है। मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगी। यह कहते हुए ही मोहिनी काफी गुस्से में किसी पागल की तरह बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ पाखी जैसे ही अपने कपड़े बदलकर बेड पर सोने के लिए आती है, वैसे ही उसकी नजर बेड पर रखे गीले टॉवल पर पड़ती है, जिसे देखते ही पाखी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसी गीले टॉवल को उठाकर आयान पर फेंक देती है। आयान मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रहा होता है, मगर जैसे ही उसके ऊपर टॉवल आकर गिरता है, वह चौंक कर आईने में ही अपने पीछे देखता है, जहां पाखी गुस्से में ही उसे देख रही होती है। आयान ने कहा, ये क्या बदतमीजी है पाखी? पाखी बोली, बदतमीजी? अच्छा, तो तुम्हें ये बदतमीजी लगती है, और जो तुमने किया वो बदतमीजी नहीं थी। पाखी अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर गुस्से से बोली। आयान ने कहा, मैंने क्या किया जो तुम इस तरह से गुस्सा कर रही हो? एक मिनट, कहीं तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लग गई जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा खिसक गया हो? यह कहते हुए आयान जोर से हंसने लगता है। पाखी ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए पाखी घूरकर आयान को देख रही होती है। आयान ने कहा, अब भला किसी पागल को भी पागल बोला जा सकता है जो मैं तुम्हें पागल बोलकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लूं? वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कब मुझे पत्थर उठाकर मारने लगो? यह कहते हुए आयान पाखी को देख मुस्कुरा रहा होता है। पाखी ने कहा, मैं तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ ना? रुको, अभी बताती हूँ पागल किसे कहते हैं। इतना कहकर पाखी एक पिलो उठाकर आयान पर फेंक देती है, जिसे आते देख आयान जल्दी से उस पिलो को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। यह देखकर पाखी दूसरों पिलो उठाकर आयान के पीछे भागने लगती है, और उसे अपनी ओर आता देख आयान कमरे में ही भागने लगता है। पाखी ने कहा, रुको आयान, मैंने बोला रुको, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। यह कहते हुए पाखी भी आयान के पीछे दौड़ रही होती है। आयान ने कहा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, उसके बाद कुछ कहना। यह कहते हुए आयान सोफे पर चढ़ जाता है
पाखी ने कहा, तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। यह कहते हुए पाखी भी आयान के पीछे दौड़ रही होती है और दोनों पूरे कमरे में ही चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे होते हैं। साथ ही सारा सामान फेंका जा रहा होता है। पाखी के हाथ जो भी आता वह आयान पर फेंक कर मार रही होती है। आयान बचते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह जोर से हंस रहा होता है। उसे इस तरह हंसते देख पाखी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह किसी तरह आयान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर पाखी ने कहा, अब बताओ, अब कहाँ जाओगे? यह कहते ही पाखी आयान का हाथ पकड़ती है। वैसे ही आयान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। खुद को वह संभाल नहीं पाता और पाखी को अपने साथ ही लिए बेड पर गिर जाता है। आयान खुद को संभाल नहीं पाता और गिरने के डर के जैसे ही पाखी का हाथ पकड़ता है वैसे पाखी को भी अपने साथ ही बिस्तर पर गिरा देता है। यह सब इतनी जल्दी में होता है कि पाखी को कुछ समझने का मौका नहीं मिल पाता। अब पाखी आयान के नीचे और आयान उसके ऊपर होता है। इस समय आयान के दोनों हाथ बिस्तर की चादर पर होते हैं और पाखी के दोनों हाथ आयान के सीने पर। इस तरह अचानक गिरने के कारण वे दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। साथ ही उनके चेहरे भी एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, जिस कारण दोनों को ही एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही होती है। उनके दिल की धड़कनें भी तेज चल रही होती है और वे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कहीं खो से जाते हैं। पाखी के बालों की कुछ लटें उसकी गाल पर आई हुई होती है, जिसे देखकर आयान अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर जैसे ही पाखी के बालों को हटाने की कोशिश करता है वैसे ही उसकी उंगली पाखी के गालों को छू जाती है, जिसके स्पर्श मात्र से पाखी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। साथ ही उसकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगती है। यह देखकर आयान के दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती है और वह पाखी के सुंदर चेहरे को देखने लगता है, जो वाकई बहुत सुंदर होता है। उसे देखते हुए ही आयान की नजर पाखी के गुलाबी होठों पर ठहर जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसका गला सूख रहा है। आयान खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वह खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाता और झुककर पाखी के होठों की ओर अपने होठों को ले जाने लगता है। शायद पाखी भी यह सब अच्छे से महसूस कर रही थी, जिस कारण उसकी बंद आंखें और भी कस जाती है। वह आयान को धक्का मारकर खुद से दूर करना चाहती थी, मगर उसका दिल उसे उसकी इजाजत नहीं देता और जैसे ही आयान अपने होठों को पाखी के होठों पर रखने वाला होता है, ठीक उसी समय उनके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज होती है, जिसे सुनते ही आयान और पाखी दोनों ही होश में आ जाते हैं। जैसे ही पाखी को एहसास होता है कि वह क्या करने जा रही थी, वह आयान को जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। पाखी के धक्का देने से आयान बिस्तर पर ही गिर जाता है, जिससे वह गुस्से से पाखी को देखने लगता है। जाकर दरवाजा खोलो, पाखी भी घूरते हुए आयान से कहती है। पाखी की बात सुनकर आयान बिना कुछ कहे जाकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसके सामने आयु खड़ी होती है, जो काफी गुस्से में उसे देख रही होती है। उसके छोटे से चेहरे पर भी पाखी की तरह गुस्सा देख आयान हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक औरत बैठी काफी गुस्से में नजर आ रही होती है। वह उसी गुस्से में अपने सामने बैठे एक लड़के को देखकर बोली, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने तो कहा था कि तुम उस आयन का किस्सा खत्म कर दोगे, तो फिर वह जिंदा कैसे बच गया? मुझे उसकी मौत देखनी है। मैं अब उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन का बेटा है। मैं उसे और अपने सामने नहीं देख सकती हूँ। हर बार वो बच जाता है, मगर इस बार नहीं। अब हमें कुछ बड़ा और धमाकेदार करना होगा, कुछ ऐसा जिससे वह आयन सीधे अपनी मरी हुई माँ के पास चला जाए। बोलते हुए वह कुछ सोचने लगती है। बिल्कुल मॉम, इस बार ऐसा ही होगा। हर बार उस आयन की किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। इस बार उसे हमारे रास्ते से हटना ही होगा। जब तक वह जिंदा रहेगा, तब तक वह इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सेदार रहेगा। लेकिन अगर वो मर जाता है, तो सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। बोलते हुए वह लड़का भी हंसने लगता है। हो रही है पाखी और आयान के प्यार की शुरुआत धीरे धीरे। अब क्या करेगा आर्यन? कौन है आयान के दुश्मन
जो उसे जान से मारना चाहते हैं। क्या पाखी आयान को बचा पाएगी या फिर पाखी और आयान एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। देखिए क्या मोड़ लेती है कहानी अगले भाग में। प्लीज कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता चले कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हमें लगे कि आपको कहानियां अच्छी लग रही है तो हम आपके लिए और भी कहानियां लेकर आएं।